हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, श्रवण बाधित बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑप्शन 1, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। ऑप्शन नंबर दूसरा है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध कर कर। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन में निकल के ऑफलाइन उनको पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर तीसरा है उप शिक्षकों और साथ साथ अनुशिक्षकों को अपनी वीडियो और पीपीटी से जोड़ना चाहिए उनको। ऑप्शन नंबर 4 है अधिक दृश्यों का उपयोग करना, या फिर क्या है अधिक जो सामग्री दृश्य का जो है उपयोग करें। देखो, जो श्रवण बाधित जो बच्चे सुन नहीं सकते तो क्या है उनको हम दृश्य माध्यम से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि देखो जब वो बच्चा देख ही नहीं, वो सुन ही नहीं सकता है तो उसको देख के ही उसको समझ आएगा कि मैम क्या पढ़ाना चाह रही है। तो इसलिए हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हम ऑनलाइन कक्षा लेंगे उनकी, क्योंकि हम देखो उसको स्लाइड शो से और मतलब क्या कहते हैं कि उसको ब्लैक बोर्ड से इस तरीके से दिखाएंगे, केवल श्रवण माध्यम से ही दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ए, बी या सी सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा है ए और बी सही है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है ए, बी, सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है केवल सी सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना ए, बी और सी और डी चारों ही सही है। क्योंकि हम देखो जो बच्चा सुन नहीं सकता तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य माध्यम का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है बच्चे का विकास करना, बच्चे को सिखाना। तो जो बच्चा सुन नहीं सकता तो उसको हम दृश्य से दिखाएंगे, क्योंकि देख के बच्चा जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ जाएगा मैम क्या पढ़ा रही है क्या नहीं है। उसको देख देख कर ही वो उस चीज़ का ज्ञान जो है अर्जित कर लेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? इसका मतलब क्या है, एक ईवीएस जो टीचर है, जो विज्ञान का पर्यावरण के टीचर है, उन्होंने क्या है अंकुरण विधि को समझाने के लिए बच्चों को घर के लिए दे दिया है। क्योंकि देखो जो बच्चा खुद से करता है ना वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा चीज़ समझती है। जब बच्चे को खुद से करने के लिए आपने दे दिया, वो घर पर जाके बच्चा उस चीज़ को करेगा। उसके बाद जब बच्चा स्कूल लेकर आएगा तो आप उसमें बताएंगे क्या क्या चीजें हुई है, पहले बच्चों से पूछोगे फिर उसके बाद आप खुद से बताओगे। तो ऑप्शन नंबर 1, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। इसमें क्या है कि अंकुरण कैसे कैसे हुआ है, अंकुरण विधि को दे है बच्चा मतलब देखेगा कि कैसे हुआ, मैंने कैसे रात को भिगोया, कैसे उसको बांध के किया। तो क्या है बच्चों से कहोगे आप उन आंकड़ों को खुद से स्वयं से प्रयोग करके दर्ज करो, तो वो बच्चा एक एक पॉइंट करके लिखेगा। तो जब वो पॉइंट लिखेगा तो तब उसे पता चलेगा कि कैसे कैसे अंकुरण हुआ, कितना समय लगा। दूसरा क्या है, छात्रों में जिज्ञासुता। मतलब क्या है इसमें छात्रों में क्या है जिज्ञासु हो गई। वो मतलब जिज्ञासु किसे बोलते हैं, जिसमें उनको देखने के लिए कि आखिर अब वो क्या होगा, अंकुरण कैसे होगा, कितना समय लगेगा। तो उनमें ना उस चीज़ को देखने के लिए तत्पर रहेंगे वो, और उस कार्य विधि को वो ना हमेशा रुचिपूर्ण रूप से सीखेंगे। तो क्या है उन छात्रों में जब तक बच्चे के अंदर जिज्ञासुपन नहीं होगा तब तक बच्चे किसी भी काम के प्रति जो है रुचि उत्पन्न नहीं करेगा। तो उसमें बच्चों में क्या है एक जिज्ञासु भी आती है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखकर। क्या फिर क्या है कि वो जो क्या प्राकृतिक जो प्रकृति के जो सुंदर सुंदर सौंदर्य होते हैं, या फिर वो उसे अजूबों को देखता है। ऑप्शन नंबर 4 है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। या फिर क्या है फूलों में जो सुगंधित होती है, सुगंध होती है, फिर उसकी क्रिया का वो क्या है केवल आनंद लेता है। तो देखो हमें क्या है बच्चों को हमने सिखाना है। तो जब तक बच्चा स्वयं करेगा, खुद से करेगा, तो वो ज़्यादा सीखेगा। और उसके बाद वो हर एक चीज़ को हम बच्चे को नोट करने के लिए कहेंगे कि आपको एक एक पॉइंट नोट करना है कि कैसे हुआ, आपने पहले क्या क्या किया, फिर उसके बाद कैसे नोट किया, फिर थोड़े समय बाद कैसे ना उसमें अंकुरण कैसे हुआ। तो वो बच्चा एक एक पॉइंट करके जब नोट करेगा, फिर उसके बाद आप कक्षा में आएगा, फिर वो बच्चा बताएगा आपको कैसे कैसे हुआ। फिर उसके अंदर आप देखोगे बच्चे ने इसमें कितना सीखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, या ऑप्शन नंबर दूसरा है ए और बी ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा है ए, बी, सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है केवल सी सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा है। क्यों? ए और बी ही सही है, क्योंकि देखो हमें क्या है बच्चों को प्रयोग करवा के और उसके बाद उसको आंकड़े जो है दर्ज करने के लिए कहना। और दूसरा क्या है हमें छात्रों में जिज्ञासु उत्पन्न करता है कि जिससे कि वो कार्य को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे और उनको ना रुचि बने। क्योंकि कोई भी आप बच्चों को पर्यावरण में कुछ भी पढ़ाओगे तो बच्चे के अंदर एक रुचि आनी चाहिए, बच्चे को उसको सीखे, मतलब देखे कि हाँ ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना है। इसका मतलब क्या है, या तो हम छात्रों को कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जैसे जैसे घर होते हैं आप उनके जो चित्र है वो इकट्ठे करो, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आश्चर्य जिसमें मतलब रहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, या फिर क्या है विभिन्न प्रकार के आश्रय मतलब जिसमें रहते हैं घरों के जो है चित्र है आपस में जो है कक्षा के अंदर जो है साझा करो कि कुछ बच्चों के कुछ चित्र है कुछ बच्चे पे कुछ है तो वो आपस में साझा करो, फिर उन्हें पता चलेगा कौन कौन से घर होते हैं कैसे कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है विभिन्न मकान निर्माण स्थल पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चों को ना विभिन्न जैसे बहुत से बच्चे अलग अलग मकानों में गए हैं जहाँ पे निर्माण चल रहे हैं, कैसे कैसे घर बनते हैं, कैसे कैसे उसमें छोटे होते हैं बड़े होते हैं, उन्हें हर एक अलग अलग कमरे होते हैं, कैसे उनमें बालकोनी होती है, कैसे उनमें पेड़ पौधों का गार्डन होता है। तो बच्चे अलग अलग मकानों में जाएंगे और वो खुद से मतलब ना देखेंगे कैसे कैसे मकान होते हैं, और फिर आप कक्षा के अंदर उन बच्चों से पूछोगे कि बताओ कैसे कैसे मकान थे, कहाँ थे, क्या किस किस जगह पे बने हुए थे। तो बच्चे क्या है अपने अनुभव बताएंगे कि कोई पहाड़ पे बना हुआ है, कोई रेगिस्तान में कैसे बना हुआ है, कोई समतल जमीन पे कैसे बना हुआ है, कोई ईंटों के बने हुए हैं, कोई झोपड़ी से बने हुए हैं। तो बच्चे क्या है अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि जब तक आप बच्चों से उनके अनुभव नहीं पूछोगे तब तक बच्चों को ना अच्छी तरीके से नहीं आएगा, उनको शिक्षा का ग्रहण ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप बच्चों से पूछोगे बच्चे अपने अनुभव बताएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चे का ना जो रुचि भी विकास करनी है, बच्चे का बौद्धिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है और उसका चिंतन करना है। तो बच्चा क्या है जब तक खुद से अनुभव बताएगा तो वो ज़्यादा सीखेगा उस चीज़ को। ऑप्शन नंबर 4 है देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, या फिर क्या है देश के अंदर जो विभिन्न आश्रय मतलब बहुत सब जो राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से मकान बने होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, तो उन पे एक पावर पॉइंट बनाओ, प्रस्तुति करो उसकी। तो इसमें क्या है इसका सबसे अच्छा जो सही वो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि जिसके अंदर ना बच्चा स्वयं सक्रिय हो और स्वयं से वो सीखे और अपने अनुभव बताए, क्योंकि जिस जिस कार्य में जिसमें बच्चा ज़्यादा खुद से काम करे ना वही ऑप्शन हमेशा आपको लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। इसका मतलब क्या है, ये केवल बात बच्चों के लिए की है, क्योंकि सीटेट ना कभी कभार आपकी ना भाषा को मतलब चेंज करके बताते हैं। लैंगिक भेदभाव किसे बोलते हैं, जैसे लड़का ये लड़का कर सकता है काम, ये लड़की कर सकती है, ये लड़कियों के लिए, जैसे कि कहते हैं कि लड़का जो है डॉक्टर बन सकता है लेकिन लड़की नहीं बन सकती, लड़की एक टीचर बन सकती है। तो ये क्या है लैंगिक भेदभाव है। तो हमें क्या है बच्चों को जब हम पर्यावरण पढ़ाते हैं तो उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही समान होते हैं। तो क्या है हम उनको ऐसे ऐसे मुद्दों से संबंधित बताते हैं कि देखो जब बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी में लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़की भी पढ़ रही है, लड़का भी डॉक्टर बन सकता है, लड़की। तो हम उनके स्कूल के अंदर से ही पर्यावरण अध्ययन जब पढ़ाते हैं तो हम उनकी मानसिकता को क्या करते हैं, हम कम करते हैं, हमको संवेदनशील बनाते हैं कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों ही समान रूप से है, दोनों ही हर एक काम कर सकते हैं। लड़का भी टीचर बन सकता है, वो ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छा पढ़ाती है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी टीचर बन सकती है, लड़का भी टीचर बन सकता है, लड़की भी डॉक्टर बन सकती है। तो क्या है उनकी हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का ही हमारा उद्देश्य यही है कि हम क्या है दोनों में समानता लाए, क्योंकि देखो दोनों ही जो है रिसर्च करेंगे दोनों के दोनों। ऑप्शन नंबर दूसरा है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, या फिर जो उपलब्ध जो अच्छी सी जो सरल सामग्री है जो है उनको क्या है हम कोई भी पर्यावरण के अंदर क्या है सरल रूप से हम बता सकते हैं कक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपर्कों के लिए कार्मिक रूप से तैयार करना। इसका मतलब क्या है, जब बच्चा प्राइमरी के बाद जब उच्च ना प्राथमिक कक्षा में जाएगा तो वहाँ पे जब विज्ञान विषय वो लेगा तो उसके लिए हम पहले से ही बच्चों को क्या है क्रम रूप से तैयार करेंगे कि कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे हम उसके बारे में बताते हैं, कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे हम प्रयोग से हम निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे हम लिखते हैं। तो हम बच्चों को पहले से ही हम उस विज्ञान पर्यावरण के लिए हम तैयार कर रहे हैं, फिर जिससे कि वो उच्च प्राथमिक में जाएगा तो वो एक विज्ञान का विषय लेगा तो उसके लिए क्या है एक सुविधा होगी। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को उनके आसपास में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। व्यावसायिक विकल्प क्या होते हैं, जिससे हम रोजगार करते हैं। तो क्या है वो बच्चा अगर हम विज्ञान ले रहा है तो विज्ञान से संबंधित क्या है बच्चा कोई डॉक्टर की दुकान खोल सकता है, केमिस्ट की खोल सकता है, दवाइयों का कर सकता है। तो क्या है बच्चा उस विकल्प की ओर मतलब ना आकर्षित हो। तो हम क्या है केवल विज्ञान इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि बच्चा जो है अपने ना व्यवसाय खोल सके, इसलिए जो है पर्यावरण अध्ययन के हम उसे ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो
क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि हमारा पर्यावरण का पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे क्या है उसमें लैंगिक भेदभाव ना हो, सभी रूप से समान है, लड़का भी वो काम कर सकता है, लड़की भी वो काम कर सकती है, दोनों क्या है, इक्वल है, समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन से ऐसे ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो बच्चों को बाधा उत्पन्न करेगा कि हम इसके द्वारा हम पर्यावरण नहीं सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है किस्से और कहानी के द्वारा, हम किस्से और कहानी जो बच्चों को सुनाएंगे उसके द्वारा क्या बच्चे पर्यावरण अध्ययन के बारे में नहीं समझ सकते हैं, या उनके में वो बाधा उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देंगे, या फिर ये है कि बच्चों को हम जो है खोजने के अवसर देंगे, जैसे कि बच्चों को पौधों के बारे में बताया तो बच्चे देखेंगे पौधे कैसे बढ़ते हैं, पौधे जो है धूप में अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में कैसे बनाते हैं, और ना ऑक्सीजन कैसे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। या बच्चे स्वयं से हम जो सीखेंगे बच्चे पौधों के बारे में, वो उसको हम अवसर ही ना दें कि वो खुद से सीखे। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, या फिर कहा है वो जो मुख्य उपकरण है उसके बारे में बच्चे ना पहली प्रश्न पूछे कि मैम ये ऐसे क्यों होता है, ये मैम क्यों हो रहा है, ये जो है मैम ये किस लिए है। तो मतलब वो बच्चे क्यों, कहाँ, कब, कैसे जो क्वेश्चन करते हैं हम उनको वो अवसर ही ना दें। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, या फिर क्या है बच्चों को स्मरण मतलब याद करने की शक्ति का विकास करके, केवल बच्चे उस चीज़ को सीखने के लिए केवल याद करे, रट्टा मारे, तो ये मतलब ना इसके लिए जो है शामिल नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमें बच्चों को हमें याद करने की शक्ति नहीं बढ़ानी है, हमने बच्चों को क्रिया करके खुद से सीखना है, बच्चों को स्वयं में सीखना है। तो हमने याद करने वाले कोई भी चीज़ नहीं करनी जो कि बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। मतलब ये है कि इसमें से कौन सा जो सिद्धांत है जो पर्यावरण को सीखने में जो क्या है एक अध्ययन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्त से अमूर्त। ऑप्शन नंबर 1 में मूर्त क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप बच्चों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दिखा रहे हो, उसके बाद क्या है वो मूर्त देख के अमूर्त की तरफ जा रहा है। मतलब मूर्त क्या है, अब जैसे आपको बच्चों को पहाड़ों के बारे में बताना है तो आप क्या है बच्चों को पहले मूर्त रूप में पहाड़ दिखा दोगे, फिर क्या है पहाड़ों के बारे में जब आप बताते रहोगे कि यहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, इसमें ना क्या कहते हैं सीढ़ी नुमा मतलब खेतों के अंदर खेती होती है, तो बच्चा क्या है मूर्त देखा, फिर देख के फिर वो क्या है उसके आगे एक चित्र सा बनता जा रहा है और वो चिंतन कर रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, और वो क्या है वो वहाँ बैठे बैठे कक्षा में क्या है पहाड़ों पे पहुंच गया है, तो वो क्या है फिर अमूर्त चिंतन करने लग गया है, मूर्त से मूर्त की तरफ करने लग गया है। दूसरा क्या है अमूर्त से मूर्त। अमूर्त क्या है कि कुछ भी आपने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया नहीं है बच्चों को, बस आप बता रहे हो, और फिर क्या है फिर वो अमूर्त से मतलब कुछ ना देखते हुए फिर वो मूर्त की तरफ जा रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा है वैश्विक से सामान्य। वैश्विक से मतलब कहते हैं व्यवसाय, जो मतलब दुकानें वगैरह जो व्यापार होते हैं उनको देख के फिर क्या वो एक सामान्य भाषा की तरफ जा रहा है, सामान्य रूप की तरफ वो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञात से ज्ञात। अज्ञात क्या है, उसे पहले किसी भी बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञात रूप में उस चीज़ को सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, फिर वो उस चीज़ को ज्ञात कर रहा है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मूर्त से अमूर्त की तरफ है। देखो प्राइमरी का जो बच्चा होता है वो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जितना आप मूर्त रूप में दिखाओगे ना वो बच्चा उतनी ज़्यादा सीखेगा, और एक तो रुचि भी बढ़ेगी बच्चे की। अब बच्चों को आप पेड़ पौधे दिखा रहे हो, कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे बड़े पेड़ होते हैं, कैसे उनमें फल लगते हैं, तो आप क्या है एक चित्र रूप में आप बच्चों को दिखा रहे हो कि इतना बड़े पेड़ दिखा रहे हो, या आपने ब्लैक बोर्ड पर एक बहुत बड़ा पेड़ बनाया है उसमें फल दिखाया है, तो बच्चा क्या है उसको देख रहा है। फिर उसके बाद आपने पक्षी उड़ते हुए दिखाए हैं, घोंसले दिखा रहे हो उस पर, तो बच्चा मूर्त रूप से देख रहा है और फिर क्या है वो अमूर्त की तरफ जा रहा है। तो ये सबसे अच्छा जो होता है कि छोटे बच्चों को जो है हमेशा मूर्त रूप में दिखाओ, क्योंकि बच्चे का जो है देखने से वो बच्चा ज़्यादा सीखता है, दृश्य सामग्री से बच्चा जल्दी सीखता है। तो इसलिए क्या है इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है जो पर्यावरण अध्ययन में कौन सा एक जो गुण है नहीं होना चाहिए। नहीं पूछा उसने नेगेटिव पूछा, तो इसमें से क्या है 3 पॉजिटिव होंगे और 1 हमेशा नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर 1 यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है। ये क्या मतलब है, एक केवल एकीकृत ही है मतलब विषय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर दूसरा है यह संदर्भित है, तो ये क्या है ये संदर्भ है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा है यह बाल केंद्रित है, जो पर्यावरण अध्ययन क्या है सिर्फ ओनली बाल केंद्रित है। ऑप्शन नंबर जो 4
4 है यह एक विशेष क्षेत्र है। ये क्या, एक सिर्फ एक विशेष क्षेत्र है पर्यावरण? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है उसने नेगेटिव पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर उसने एक नेगेटिव पूछा है। बाकी 3 तो ना पॉजिटिव है, लेकिन चौथे नंबर का जो है वो है नेगेटिव है। प्रश्न नंबर 8वां, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण जो अध्ययन है इनके डैश के अलावा जो है और भी विधियां जो हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक किसमें होता है? जिससे बच्चों के आप सहयोग करते हो, जैसे कि बच्चों को आपने सहयोग किया, बच्चों को आपने ना पौधों के बारे में बताया है, तो बीज कैसे अंकुरित होता है, तो बच्चे ने ना खुद से बीज अंकुरित किया है, खुद से उसने मिट्टी के अंदर दबाए है, फिर उसने मिट्टी करी है, फिर थोड़ा उसने पानी छिड़का है, तो 2-3 दिन में करके उसने देखा कि छोटे छोटे पौधे निकलने स्टार्ट हो गए। तो बच्चे ने खुद से स्वयं से सीखा, उसके बाद उसने नोट्स लिखे हैं, उसके बाद क्या है वो कक्षा में आके बताता है, फिर उसके बाद क्या है उसमें कुछ गलत होता है, फिर आप और बताते हो कि देखो यहाँ पर क्या है बीज ऐसे हुए, इतने दिनों में इतने घंटों में अंकुरित होते हैं, फिर इसके बाद देखो पौधे बनेंगे, इसके अंदर फूल आएंगे, फल आएंगे। तो आप क्या उसको सहयोग कर रहे हो, जो उसने सीखा उसके अंदर और आप सहयोग करके उसको और ज्यादा सिखा रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? बच्चे का विकास करना ही तो है। ऑप्शन नंबर दूसरा है निर्देशित खोज। निर्देशित खोज किसे कहते हैं? जिसमें बच्चा जो है निर्देशित आपने बच्चों को दिया है, कि जैसे कि आपने ना कुछ अल्फाबेट्स के वर्ड्स तोड़ के दे दिया और उसके बाद बताया कि आप इसको सीरीज से बनाओ, तो बच्चा स्वयं में खोज के बना रहा है, तो आप क्या है उसको निर्देशित दे रहे हो और बच्चा खुद खोज रहा है और फिर बना रहा है, तो वो क्या है बच्चा स्वयं से सीख रहा है और आपने निर्देशित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है निर्देशित खोज। ऑप्शन नंबर तीसरा है व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना। व्याख्यान किसे कहते हैं? बताना, किसी चीज की व्याख्या करना। जैसे यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट करके बता रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? व्याख्या कर रही हूँ, शब्द के बारे में आपको बता रही हूँ। अब जैसे आपको बच्चों को बताना है प्रदूषण, प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप क्या है प्रदूषण के बारे में पूरा मतलब उसको बता रहे हो कि प्रदूषण कैसे होता है, कहाँ का प्रदूषण होता है, सबसे ज्यादा कैसे होता है, कहाँ पे सांस लेने में परेशानी होती है। तो आप प्रदूषण के बारे में एक एक बात बताओगे बच्चों को, एक एक चीज बताओगे, तो क्या करोगे? व्याख्या करोगे, बच्चों को पता चल जाएगा प्रदूषण किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है समस्या समाधान। समस्या समाधान क्या है? कि बच्चों ने कोई काम किया है, आपने उसको कुछ निर्देश दिया, उसके बाद क्या है उस समस्या का आप समाधान करेंगे कि कैसे करना चाहिए। जैसे आपने सब बच्चों को कक्षा में पढ़ा रहे हो, आपने ना 50 बच्चे हैं, उसमें से 25 बच्चों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, लेकिन 25 बच्चों को नहीं समझ आया। क्यों नहीं समझ आया? तो क्या है आप उसका कारण जानेंगे, फिर उसकी समस्या क्या है, फिर उस समस्या के बारे में पता लगाएंगे, फिर उस समस्या को आप दूसरे तरीके से समझाएंगे, तो आप क्या है उसकी समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि आपका उद्देश्य बच्चे को समझाना है और बच्चे का है कि अगर नहीं आया तो वो दूसरे तरीके से समझ, तो लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से समझ आ जाएगा, तो उसकी क्या आप समस्या का समाधान करेंगे। इसमें क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा है, इसमें हम क्या है हमेशा जो है बच्चों को है व्याख्यान विधि से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि व्याख्या विधि के क्या होती है कि जिससे ज़्यादा बच्चे को स्पष्ट आता है, क्योंकि हम कक्षा के अंदर मोस्टली जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम व्याख्यान विधि से ही पढ़ाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 9वां है डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरण में कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा क्या है बच्चों के विकास को जो है बच्चे का विकास जो है हम शिक्षा से ज्ञान की गुणवत्ता से तो करते ही हैं, और उसके आकार मतलब क्या है उसकी शेप देने के लिए जो है वातावरण में और कौन से कारक निम्नलिखित जो है सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा की गुणवत्ता। देखो शिक्षा से ही बच्चे का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा आप पढ़ा लिखा जब बच्चा शिक्षित बनता है तो उसके अंदर के विचार जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है पौष्टिकता की गुणवत्ता, या फिर क्या है बच्चे का भोजन जो होता है उसके शरीर को बनाता है, पौष्टिक भोजन खाता है तो उसके तभी तो विकास होता है, उसके विटामिन ए विटामिन बी जब वो सारे विटामिन का प्रयोग करता है, पौष्टिक भोजन खाता है तो उसकी गुणवत्ता अलग हो जाती है बच्चे की। ऑप्शन नंबर तीसरा है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन किसे कहते हैं? देखो बच्चा जब होता है जैसे जिस हिसाब से प्राथमिक में है, जब बच्चा अच्छा भोजन करता है तो क्या उसकी शारीरिक गठन से बताता है कि आज ये बच्चा जो है इतने साल का है तो चौथी कक्षा का है, ये इतने साल का बच्चा है ये 5वीं कक्षा का है, तो उसकी शारीरिक गठन से ही पता चल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है संस्कृति। संस्कृति कैसी कहते हैं? जैसे हमारे कोई बच्चा किस परिवेश से आया है, कहाँ से आया है, कौन सी राजस्थान से है या असम से है या उड़ीसा से है या कोई बंगाल से है, तो बच्चे क्या है उसकी वो संस्कृति होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। शारीरिक गठन जो होता है बच्चे को जो है वातावरण के में ही विकास होता है, वातावरण के अंदर रह के ही बच्चे का विकास होता है, और जो है शारीरिक गठन से ही हम बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन सी कक्षा में है, क्योंकि बच्चे के जो है शारीरिक गठन ही जो है बच्चे को विकास के अंदर जो है महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 10वां, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो उसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। इसका मतलब क्या है कि कक्षा के अंदर आपने किसी बच्चे को शिक्षण में कुछ एक विषय को पढ़ाया, उसके बाद क्या है आप उसको जब सिखा रहे हो, उसके बाद क्या है आप उसके ज्ञान को क्या है नई संकल्पनाओं और बाहर की दुनिया से आप जोड़ रहे हो, तो क्या है आप बच्चे का विकास कर रहे हो, आप उसका मानसिक विकास कर रहे हो, बौद्धिक विकास कर रहे हो, चिंतन विकास कर रहे हो, क्योंकि उसको नई चीज़ें सीखने में क्या है महत्वपूर्ण जो है शब्दों के बारे में पता चल रहा है, अर्थों के बारे में पता चल रहा है, कोई जगहों के बारे में पता चल रहा है। तो आप क्या है सिखाते हुए बच्चों को क्या है ज्ञान को जो है नई संकल्पों के साथ जोड़ना ही बच्चे का है विकास करना है। तो उसका क्या है ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थी और स्वायत्तता, मतलब क्या है इसमें शिक्षार्थी होता है सुनने वाला और वो स्वायत्तता खुद सीखता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है पुनः बल मिलता है बच्चों को, और मतलब पुनः ज़्यादा और शक्ति मिलती है सीखने में। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। इसका मतलब क्या है ज्ञान का सहसंबंध क्या है, जैसे कक्षा के अंदर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप उसको एकदम ना पहाड़ों के पेड़ पौधों की तरफ ले गए हो, तो क्या है कक्षा के ज्ञान को तुमने पहाड़ों के ज्ञान के साथ संबंध के साथ जोड़ दिया और स्थानांतरण कर दिया, इसको बदल दिया है। अब आप बच्चों को पहाड़ों के बारे में कक्षा में बता रहे हो, उसके बाद आप सीधा उसको पहाड़ों पर ले गए हो, उत्तराखंड के पहाड़ ले गए हो, हिमाचल के पहाड़ों पर ले गए हो, तो क्या है उसका ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। फिर आप लोग वहाँ बता रहे हो कैसे सीढ़ी खेत होते हैं, कैसे वहाँ पर लोग ना अपनी सब्जियां बोते हैं और कैसे अपना जो है जीवन ना पर्यंत वो अपने कार्य करते हैं और अपने ना जो है जीवन को चलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत भिन्नताओं, और क्या है व्यक्तियों की जो अलग अलग भिन्नता होती है सीखने की, तो उनकी क्या है एक अलग अलग रूप से बच्चों को आप बताते हो और उनके बाहर के ज्ञान को जोड़ते हो। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि ना इसका मतलब यही है कि आप कक्षा के परिवेश को बाहर के परिवेश से जोड़ रहे हो, तो क्या है ज्ञान का साथ सहसंबंध हो रहा है और स्थानांतरण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छी ईवीएस पेडागोजी की वीडियोस लेकर आऊँगी।